हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। ये है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर नंबर 4 और आज हम क्या करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने कूलाम का नियम पढ़ा था, उसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझा था। सो प्लीज़ पिछला लेक्चर ज़रूर देखें, क्योंकि पिछला लेक्चर देखे बिना ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा। ठीक, आज हम क्या करने वाले हैं, तो कूलाम के नियम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें करने वाले हैं। ठीक, चलो क्या करने वाले हम। पिछले लेक्चर में एक बार बता दें कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को हमने समझा था, जो कि कूलाम ने अच्छे से समझाया है। देखो, कूलाम ने कोई बड़ी बात नहीं कही, बस सिंपल सी बात कहा उन्होंने कि अगर दो आवेश हैं तो उनके बीच जो आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल लगेगा, ये दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती हो गए। नहीं, जैसे जैसे चार्ज बढ़ाएंगे वैसे वैसे बल बढ़ता जाएगा, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नहीं, जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे उसके वर्ग के अनुसार बल का घटते जाएगा, घटते जाएगा। आई बात समझ में? हाँ, ये पिछले लेक्चर में हमने समझा दिया था। आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज उसी नियम पर आधारित एक कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। अगर दो से अधिक आवेश हो, क्योंकि पिछले लेक्चर में तो दो आवेश लिए थे। अगर मान लो बहुत सारे आवेश हो, यहाँ 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 बहुत सारे आवेश हो, एक यहाँ हो जाए, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ हो जाए, और इस आवेश पर हमें इन सभी आवेशों के कारण बल ज्ञात करना हो। आई बात समझ में? सर बहुत सारे आवेश हो, हाँ बहुत सारे अगर चार्ज हो, यहाँ यहाँ इधर उधर, और किसी एक चार्ज पर हमें विशेष बल ज्ञात करना हो सभी के कारण, तो टोटल कितना बल होगा ये बताएगा अध्यारोपण का सिद्धांत। इसको बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। चलो, ये क्या होता है? तो इस कॉन्सेप्ट का मतलब यह हुआ कि जैसे मान लो कि ये कोई आवेश है, मान लो ये Q है, बड़ा वाला Q, इसी पर ज्ञात करेंगे हम, इसलिए बड़ा रख दिया। मान लो ये हमारा एक आवेश है Q1, ये एक मान लो हमारा आवेश है Q2, ये मान लो एक और आवेश है हमारा बढ़िया सा Q3, और ये एक मान लो आवेश है Q4। ठीक है, और ये एक मान लो आवेश है Qn, मतलब बहुत सारे हैं, मान लो बहुत सारे आवेश हैं। ये एक दूसरे से मान लो ये R1 दूरी पर है, ये मान लो R2 दूरी पर है, और ये मान लो R3 दूरी पर है, ये मान लो R4 दूरी पर है, और ये मान लो Rn दूरी पर है। माने बहुत सारे हो सकते हैं। हमने यहाँ कितने ले लिए? 4 ले लिए, और ये n ले लिया, मतलब इसके बाद बहुत सारे हो सकते हैं 4 के बाद। फील आ रहा सबको? आ रहा बात समझ में? चलो, आ रहा होगा। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? सिंपल सी बात। देखो, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो Q है, इसके कारण जो बल इस पर लगेगा, इसके कारण जो बल लगेगा, और इसके कारण जो बल लगेगा, इसके कारण जो बल लगेगा, और इसके कारण जो बल लगेगा, ये जो टोटल Q पर बल लगेगा, इन सभी बलों के सदिश योगफल के बराबर होगा। ये बात समझ में? जैसे देखो, Q1, ये जो Q1 है इसके ऊपर कितना बल लगाएगा, ये Q2 इस पर कितना बल लगाएगा, ये Q3 इस पर कितना बल लगाएगा, ये Q4 इस पर कितना बल लगाएगा, और ये Qn इस पर कितना बल लगाएगा। इन सभी को अगर हम जोड़ दें, सदिश योगफल याद रखिएगा सर। सदिश योगफल का मतलब, अगर देखो आकर्षण बल होगा यानी खींचने वाला बल होगा, तो उसको माइनस से डिनोट करते हैं, माइनस में लेते हैं। और यदि प्रतिकर्षण बल होगा, प्रतिकर्षण बल हटाने वाला बल होगा, तो उसको प्लस में लेते हैं। आई बात समझ में? यानी कि देखो, इस पर अगर मान लो कि जो बल लग रहा है, इस पर जो बल लग रहा है, मान लो वो F लग रहा है, ठीक है, और इस पर जो बल लग रहा है मान लो F1 लग रहा है। समझो, आप लोग समझते रहो एकदम। फिर लो, इस पर लग रहा है कौन? F1, इस पर कौन बल लग रहा है? F2, इस पर कौन बल लग रहा है? मान लो F3, इस पर कौन बल लग रहा है? F4, और इस पर मान लो कौन बल लग रहा है? Fn। तो जो इस F यानी जो टोटल हमारा F होगा, ये जो टोटल हमारा F होगा, यानी कि F नेट कह लो, यानी टोटल जो बल होगा वो क्या होगा? तो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस डॉट 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 प्लस Fn। जितने हैं उसमें लाखों करोड़ों भी हैं, उनके लिए भी सही हो जाएगा। आई बात समझ में? यानी सर टोटल जोड़ देने हैं। हाँ, आकर्षण बल को याद रखेंगे सब लोग। आकर्षण बल को माइनस में लेते हैं, और प्रतिकर्षण बल को किस में लेते हैं? प्लस में लेते हैं। प्रतिकर्षण प्लस। चलो, फील आ गया सबको?
नोट कर लो, ले लो स्क्रीनशॉट खटाक से एकदम, लो भाई एकदम खींचो, ये खटाक ले लिया। कई लोग को तो पता भी नहीं था, हम ही बता दिए। चलो ये हो गया। अब अगर मान लो कि हमने जो कूलाम का नियम समझा हुआ था उसमें क्या लिया था हमने, हवा या निर्वात लिया था। और यदि मान लो कि उनके बीच में कोई माध्यम आ जाए, कोई माध्यम आ जाए जिसकी विद्युशीलता अलग हो, क्योंकि हमने क्या समझा था, निर्वात या हवा के लिए समझा था, और उसके लिए जो कूलाम बल होता है, जो कूलाम का बल होता है, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, उसको कूलाम का बल बोलते हैं, कूलाम बल बोलते हैं। एफ जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टा R²। यहाँ ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये निर्वात की विद्युशीलता है। और अगर मान लो कि ये दो आवेश हैं Q1 और Q2, इनके बीच में निर्वात ना होकर कोई माध्यम हो जाए, कोई अन्य माध्यम हो जाए जिसकी विद्युशीलता अलग हो, तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, जब निर्वात की विद्युशीलता निर्वात में रखे थे तो हमने निर्वात की विद्युशीलता रखी थी। और यदि मान लो कि इन दोनों आवेशों के बीच, यदि ये हम लिख सकते हैं कि यदि आवेशों के बीच, समझेंगे आप लोग, यदि आवेशों के बीच कोई अन्य माध्यम हो, हाँ तो क्या होगा? यदि आवेशों के बीच कोई अन्य माध्यम हो जिसकी विद्युशीलता एप्सिलॉन हो, क्योंकि निर्वात को तो एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, तो अन्य माध्यम को हम क्या मान लेंगे? एप्सिलॉन मान लेंगे। तो अब जो फोर्स होगा सिंपल सा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट नहीं क्योंकि वो तो निर्वात का हो गया, और अगर हम कोई माध्यम ले लेते हैं तो एप्सिलॉन रख लेंगे, इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टा R²। कई लोग हमारी भाषा पर ध्यान दे रहे होंगे। आई बात समझ में? अरे भाई काहे परेशान कर रखी है? यानी सर एप्सिलॉन नॉट तब लगाएंगे हम जब निर्वात होगा, और अगर कोई अन्य माध्यम हो जाए तो एप्सिलॉन रखेंगे, उसकी विद्युशीलता रख लेंगे हम लोग। हाँ, उसकी विद्युशीलता रख लेंगे। अरे बात समझ में? हाँ सर आ गई। तो ये याद रखोगे आप लोग, ठीक है? ये है निर्वात के लिए और ये है माध्यम के लिए, किसी अन्य माध्यम के लिए। ले लो स्क्रीनशॉट, सब लोग लेते जाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाओ। नोट्स जल्द से जल्द तैयार होंगे, सबको मिलेंगे भी। चलो तो ये हो गया फील आ गया होगा सबको। और अब समझो सब लोग कूलाम के नियम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें, ठीक है? यानी हम कहेंगे अब कूलाम नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहली बात देखिए, कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है। ये समझ लो कूलाम नियम का एक दोष भी कह सकते हो। उनका नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सही है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? और उनका नियम केवल स्थिर आवेश, यानी एक आवेश ऐसा हो जो स्थिर हो, रुका हुआ हो, यानी केवल स्थिर आवेश हो। यानी कि अगर आवेश गतिशील होगा, तो हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया हुआ था ये बात कि अगर आवेश गतिशील हो तो वो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करने लगता है, यानी चुंबकीय बल भी उत्पन्न करने लगेगा। हाँ सर जी, तो केवल स्थिर होगा तो ही कूलाम का नियम सही है।
और बिंदु आवेशों के लिए ही सही है। तो ये पहली बात है, ठीक है, जो हमें समझनी है। लिखेंगे हम कूलाम्ब का नियम या कूलाम्ब नियम केवल बिंदु आवेश तथा स्थिर आवेशों के लिए सत्य है। आई बात समझ में सबको? दूसरी बात क्या समझनी है? देखो, कूलाम्ब का नियम केवल बिंदु आवेश तथा स्थिर आवेश, और स्थिर आवेश क्या, देखो यानी रुका हुआ आवेश। और हमें यहाँ जो ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसमें हम केवल रुके हुए आवेश की बात करेंगे, चलने वाले आवेश के बारे में नहीं। जो चल रहा हो ऐसा आवेश क्या बात नहीं करने वाले हम, ऐसे आवेश को हम बाद में पढ़ेंगे। अरे बात समझ में? तो कूलाम्ब का नियम केवल बिंदु तथा स्थिर आवेशों के लिए सत्य है। दूसरी बात क्या है समझो। अब अभी आपने समझा, तुरंत अभी आपने समझा, ठीक है, कि जैसे मान लो कोई चार्ज है प्लस चार्ज, ये कोई दूसरा प्लस चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, ये इधर की ओर बल लगाएगा, ये इधर की ओर, यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। तो जितने बल के साथ ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, सेम उतने ही बल के साथ ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा। यानी इसके द्वारा इस पर लगाया गया बल और इसके द्वारा इस पर लगाया गया बल, यानी ये जितने बल के साथ उसको कहेगा कि चल भाग इधर से, चल भाग। आई बात समझ में? तो वो भी उतने ही बल के साथ उसको भगाएगा। और अगर मान लो कि ये अलग अलग चार्ज हो, ये प्लस है और ये माइनस है, तो क्या होगा, जितने बल के साथ वो उसे खींचेगा कि आ, मतलब आ हमारी तरफ, ठीक है, यानी आकर्षित करेगा, उतने ही बल के साथ वो भी उसको अपनी तरफ खींचेगा। कुछ याद आ रहा आप लोगों को? न्यूटन का तीसरा नियम याद कीजिए आप लोग। गति का जो तीसरा नियम था वो क्या कहता था? न्यूटन की गति का तीसरा नियम ये कहता है कि किन्हीं दो वस्तुओं के अन्योन्य क्रिया में पहली वस्तु द्वारा, क्या हो गया भाई तेरे को, किसी दो वस्तु अन्योन्य क्रिया में पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाए गए बल के समान होता है तथा विपरीत होता है। यहां भी तो सेम ही हो रहा है। ये जैसे मान लो कि ये इसको इस तरफ खींचेगा तो ये इसको इस तरफ खींचेगा, किंतु समान बल से खींचेंगे। तो ये जो है, यह नियम जो है न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुरूप है, बिल्कुल अनुरूप है उनके, ठीक है। चलो, यानी कि लिखेंगे यह नियम यानी कूलाम्ब का नियम न्यूटन, सर आइजक न्यूटन, यह नियम न्यूटन के गति के तीसरे या तीसरे नियम के अनुरूप है। आई बात समझ में? अब एक बढ़िया कॉन्सेप्ट समझ लो। सर सब तो बढ़िया ही होता है। आप देखो, ये मान लो ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। तो ये जो आवेशों के बीच जो बल लगता है ना, वो इसके केंद्र यानी जो आवेश है ना वो उस पे के केंद्र पे लगता है, यानी ये इसको अपनी केंद्र की तरफ खींचता है और ये जो है इसको अपनी केंद्र की तरफ खींचता है। आ रही बात समझ में? अगर आकर्षण हो रहा है तो, और प्रतिकर्षित भी हो रहा है तो एकदम उसके केंद्र पर वो क्या करता है, बल डालता है। आ रही बात समझ में? यानी सर ये केंद्रीय बल है। हाँ, यह एक केंद्रीय बल है, यानी कि कूलाम्ब बल जो है कह सकते हैं कूलाम्ब बल, इसको विद्युत बल भी कहते हैं। विद्युत बल ही तो है भाई, चार्ज के कारण लग रहा है। तो कूलाम्ब बल यानी विद्युत बल एक केंद्रीय बल है, एक केंद्रीय बल है। आ रही बात समझ में? केंद्र पर लगने वाला बल, एकदम केंद्र पर लगेगा, आवेश के एकदम केंद्र पर लग जाएगा बल। या फील आ गया सबको? हाँ सर आ गया। अब देखो चौथी बात, एकदम मजेदार है चौथी बात। देखो, इसे नियम के द्वारा यह समझा गया कि आखिरकार किसी परमाणु में
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के साथ बंधे क्यों हुए हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर होता है प्लस चार्ज, सॉरी इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस चार्ज और प्रोटॉन पर होता है प्लस चार्ज। ठीक, तो ये दोनों पर अलग अलग चार्ज है, सो दोनों एक दूसरे को खींचते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक बढ़िया सा काम करने वाले। ले लो सब लोग, चौथा को मिटाओ, चौथा भी तुरंत समझने वाले। ले लो, ले लिए सब लोग। ये वीडियो पॉज करो और लेते रहो या नोट करते रहो। चलो, अब हम करने वाले हैं इस बल का गुरुत्वाकर्षण बल के साथ तुलना। चौथी बात पहले लिख देते हैं, फिर समझाते हैं आपको। ये जो बल है यानी विद्युत बल, इन आवेशों के बीच लगने वाला बल, विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है, कह लो बढ़िया रहेगा, शक्तिशाली होता है। यानी सर गुरुत्वाकर्षण बल से भी ज्यादा पावरफुल है। हाँ हाँ बिल्कुल, विद्युत बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी जिस बल से खींचती है किसी वस्तु को, इस मार्कर को गिराएंगे, देखो नीचे गिर रहा है, ये मार्कर को यहां से छोड़ दिए, कहां गिर रहा है? नीचे गिर रहा है। किस कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल, उसकी तुलना में ये बहुत ज्यादा होता है। विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। सर कैसे मान ले? आप बोल दिए और हम मान ले? नहीं भाई, हमारे बोलने से क्यों मानोगे? आओ समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को, आओ समझते हैं कैसे ज़्यादा है, इसका प्रमाण देते हैं हम आपको, प्रूफ देते हैं इसका। ठीक है, चलो ये प्रयोग हमने फर्स्ट लेक्चर में भी किया हुआ था और एक बार फिर करते हैं। ये देखो, ये कागज़ के छोटे छोटे करते हैं हम टुकड़े, ये देखो। पर उस दिन कॉन्सेप्ट दूसरा समझाने के लिए हमने ये प्रयोग किया था और आज किसी और कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कर रहे हैं। ये हमने कागज़ के टुकड़ों को इस तरफ बिखेर दिया। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े हो गए। अब पहली बात हमें ये सब लोग बताओ कि ये जब हमने इस कागज़ के टुकड़े को छोड़ा तो नीचे क्यों जा रहा है? सर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल यानी पृथ्वी अपने बल के कारण इसे खींच रही है। अरे बात समझ में आ रही होगी? ठीक है, तो पृथ्वी जो है गुरुत्वाकर्षण बल से इन सभी टुकड़ों को अपनी तरफ खींच के रखी हुई है। देखो इसके साथ ये क्या हुए हैं? चिपके हुए हैं, यानी इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। आओ इसको हमने रगड़ा ध्यान से, और ये देखो ये क्या हो गया? नहीं चिपक रहा है, नहीं चिपक रहा है नहीं चिपक रहा है। क्या हो गया? आवेशित नहीं हुआ। चलो थोड़ा ज़्यादा रगड़ते हैं, शायद बाल में हमने आज तेल लगा लिया और इसी कारण ये जल्दी से आवेशित नहीं हो रहा है। आवेशित हो जा भाई, हो जा। और मौसम थोड़ा सा बारिश वाला है, शायद इसीलिए आवेशित नहीं हो पा रहा है। ये देखो खींच रहा है, ये देखो खींच रहा है, उतना आवेशित नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अरे बात समझ में? पिछले लेक्चर में हमने दिखाया था इसको, ठीक है, पूरा प्रयोग के साथ इसको दिखाया था। भाई हो जा, वीडियो खराब करेगा क्या? हो जा। ओ सिम खुल जा। ये देखो, अरे बात समझ में? ये देखो, ये इसको क्या कर रहा है? खींच रहा है अपनी तरफ। ये आप घर पे भी प्रयोग कर सकते हैं। अब जरा सोचो कि आखिरकार ये मार्कर इन सभी को खींच कैसे रहा था? कैसे खींच रहा था? सर आकर्षण बल से, बिल्कुल। लेकिन उस समय जब ये खींच रहा था उस समय पृथ्वी तो बल लगा ही रही थी। तो अगर इसका बल यानी कि विद्युत बल यदि गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में ज्यादा प्रभावशाली नहीं होता तो फिर इसको कैसे चिपकाता? क्योंकि पृथ्वी तो अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है, वो तो इस पर क्या करी? लगा के रखी हुई है, लेकिन उससे ज्यादा बलशाली है, तभी तो उसके बल को निरस्त करके क्या कर रहा है? ऊपर की ओर खींच रहा है।
हाँ सर जी, आई बात समझ में। जरा सोचो कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को पकड़े हुए है, आप उसको कब खींच पाओगे उससे, जब आप उससे ज्यादा पावरफुल होगे। तो यहां पर ये जो मार्कर है, पहले लेक्चर में भी हम इसको दिखाए हुए थे, ये मार्कर जो है इस कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को क्यों अपनी तरफ खींच ले रहा है, जो कि पृथ्वी कागज के टुकड़ों को खींच कर रखी हुई है, लगाई हुई है बल, फिर भी उसको खींच रहा है, क्यों? उससे ज्यादा शक्तिशाली होता है यह। और अब जो जानकर आपको हैरानी होगी, चौंक जाओगे सब लोग। आओ देखो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ध्यान देंगे आप लोग, इसको लिख भी दे रहे हैं हम। ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला विद्युत बल, विद्युत बल सब लोग जानते हैं। हाँ, लिखावट पे ना जाए आप लोग। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस चार्ज, प्रोटॉन पे होता है प्लस चार्ज, ये दोनों आकर्षित करेंगे, तो इनके बीच जो लगने वाला विद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10 के पावर 39 गुना होता है। इतना गुना ज्यादा होता है, इतना गुना ज्यादा, 10 के पावर 39 गुना। बात आ रही समझ में? देखो कितना ज्यादा पावरफुल है। यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच छूट गया, के बीच लगने वाला आकर्षण या लगने वाला बल, गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में लगभग 10 के पावर 39 गुना ज्यादा होता है। सोचो एक बार, कितना बड़ा होता है, 10 के पावर 39। यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो विद्युत बल लगता है ना, वो गुरुत्वाकर्षण बल, उनके बीच में लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10 के पावर 39 गुना ज्यादा होता है। सो बात समझ में आ गई होगी कि विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। और ऐसा नहीं होता तो फिर आवेशित कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल से तो चिपका रहता है, फिर भी ये ऊपर उठ जाता है। फील आ गया सबको? तो ये था कुछ कुलाम के नियम से रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें। उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा, और आया भी होगा और मज़ा भी आया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताया हमने, ठीक है। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग।